डाल्टन का पहला नियम क्या पढ़े थे? द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कण से मिलकर बना। लेकिन आधुनिक परमाणुवाद में ये पता चला कि द्रव्य और परमाणु अविभाज्य नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, विभाज्य है और किसमें तोड़ा जा सकता है? दूसरा आपने क्या पढ़ा? एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, जबकि हमने आधुनिक में पढ़ा कि जो समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के वह परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग है। समझे ना? डाल्टन ने कहा था कि कभी कोई ऐसा परमाणु होगा नहीं कि जिसका परमाणु भार भी भिन्न हो, मतलब वो हमेशा समान ही रहेगा, आकार में समान रहेगा, भार में समान रहेगा, गुण में समान रहेगा। लेकिन जब समस्थानिक की खोज हुई तो पता चला कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है ना? और वो उनका नाम क्या है? समस्थानिक, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अलग अलग तत्वों के, यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होंगे वो हर प्रकार से क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, मतलब कभी समान नहीं हो सकते। लेकिन संभाविक से हमें पता चला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार में समान हो सकते हैं, है ना? यानी कि संभाविक खोज से ये पता चल गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु समान भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद तीसरा क्या था? जी, हाँ, प्रत्येक तत्व का क्या कहते हैं? निश्चित परमाणु भार होता है जो उसके मूल लक्षण को प्रदर्शित करता है। बाद में जब प्रयोग हुआ, अब ये जब आप तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहां भी समझेंगे, है ना? जब तत्वों का जो है और तत्वों की खोज हुई और उनके गुणों का अध्ययन किया गया तो तत्वों के दो चीजें होंगी एलिमेंट के, एक परमाणु क्रमांक और एक क्या हो जाएगा आपका? परमाणु भार। डाल्टन ने बताया था कि ये जो परमाणु भार होता है ये इनके मौलिक गुणों को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब परमाणु भार परिवर्तन होने के साथ इनके गुणों में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। परमाणु भार परिवर्तन होने के साथ साथ इनके गुणों में भी परिवर्तन होता है, ऐसा डाल्टन ने बताया, है ना? कि इनके मौलिक गुणों को, इनके मूल गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? इनका परमाणु भार। बाद में जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इनके मूल गुणों का प्रदर्शन परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक करते हैं, ठीक है? तो ये परमाणु क्रमांक तत्वों के मूल लक्षणों का प्रदर्शन कौन करते हैं? परमाणु क्रमांक, ना कि परमाणु भार। तो जब आधुनिक वाला लिखेंगे और नंबर 3 लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ? डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु भार प्रदर्शित करता है। आधुनिक में क्या पता चला? परमाणु करता है। अब हम बताते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तत्वों के दो गुण होंगे और जब केमिस्ट्री शुरुआत की थी तभी हम बता दिए थे। दो प्रकार के गुणों को हम पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण जो होते हैं, रासायनिक गुण वाला लक्षण इनका कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। और जो भौतिक गुण वाला लक्षण होता है वो कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु भार, है ना? यानी कि परमाणु भार भौतिक गुणों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है और परमाणु क्रमांक रासायनिक गुणों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो जब डाल्टन ने परमाणुवाद दिया था तो उस समय तत्व या यौगिकों के बहुत कम ही रासायनिक गुण या रासायनिक क्रियाएं मालूम थी। तो तत्वों को उनके केवल भौतिक गुणों, भौतिक परिवर्तनों के आधार पर पहचाना जाता था। ऊपर से देख करके कोई चमकीला है तो कोई कम चमकीला है, जैसे सोना और लोहे में पहचान कैसे देखेंगे? उसके कलर को देख करके ना। और ये कलर क्या हो गया? कौन से गुण में आ जाता है? भौतिक गुण। समझाए थे हम आपको, वह सभी गुण जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सकते होंगे वो किस गुण में आ जाएंगे? सूंघने से, देखने से, टच करने से उनके जिन गुणों का पता चलता है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इनसे क्या पता चलता है? छूने से हमें वजन है कि हल्का है, ठोस है, दृढ़ है, कठोर है, नरम है, ये छूने से हो गया। स्मेल से पता चलेगा कि उसकी गंध कैसी है ना? देखने से उसका कलर पता चल जाएगा और पीटने से उसकी साउंड पता चलेगी। अभी लकड़ी को पीटेंगे और लोहे को पीटेंगे तो दोनों को अलग अलग साउंड पता चलेगा ना। तो जैसे पहले जो तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता था मूलतः उनके भौतिक गुणों के आधार पर ही किया जाता था। उनकी पहचान भी भौतिक गुणों के आधार पर ही की जाती थी, क्योंकि रासायनिक क्रिया या रासायनिक यौगिक
बनाने की जो विधियां थी उस समय उतनी प्रचलित नहीं थी, प्रयोगशालाएं उतनी नहीं थी और प्रयोगशालाओं में उस तरीके की खोज नहीं चल रही थी। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रासायनिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है रासायनों का युद्ध कहा जाता है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है हाँ द्वितीय विश्व युद्ध रासायनों का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद से बहुत तीव्रता से रासायन विज्ञान जो है बढ़ा है ना। उसके पहले रसायन विज्ञान बस इतना जानते थे कि धातुओं का उपयोग यहाँ करना है, धातुओं का उपयोग यहाँ करना है, यही सारी चीजें चलती थी। लेकिन रसायनों के क्षेत्र में जो प्रबल क्रांति आई है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है ना। उसमें हिटलर, अब वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग। उस युद्ध में गैस का प्रयोग किया गया था, तो बहुत सारे लोग वैसे गल गए थे। तो गैस से इतना खराब गैस था कि उससे जो पूरे लोग एकदम गल गए थे। बायो वेपन तो अभी आ रहे हैं, जो एंजाइम्स और ये जो कोरोना का एक वो देख रहे हैं आप कि बायो वेपन का ही एक जो भी बायो वेपन मतलब बायो जीवों का प्रयोग करके जो है जो हथियार बनाया जाए, ठीक है। तो वो केमिकल वेपन्स थे, ठीक। बायो वेपन दूसरे हैं, केमिकल वेपन्स दूसरे हैं। बायो वेपन ऐसे हो जाएंगे कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, कुछ दिन के बाद आप समझ आए ना। मतलब जो विषाणुओं कीटाणुओं के हमले से जो होता है वो बायो वेपन होगा। जो रसायनों से बम वगैरह जो होता है ऐसे, अरे बस करो यार, तो सबका ये जाने का ये तो करे जाकर अब बोला तो कहीं जो बैठे होकर जवाब दे। अरे सुनने में मजा आता है बहुत बचपन से मजा आता था कि जब भी कहीं झगड़ा होता था हम जाके खड़े होते। अब लेकिन ऐसे नहीं कि जो है उस तरीके का झगड़ा करो कि फिर हमें बीच में आना पड़ेगा, है ना। तो उस तरीके का नहीं। हाँ जब खुद के घर में होता तब नहीं, लेकिन दूसरों वाले में बड़ा और जिस तरीके का प्रयोग करते हैं मतलब वो आप लोग जानते हैं। चलिए तो हाँ हम क्या बता रहे थे। तो जैसे शुरुआत में केवल तत्वों के भौतिक गुणों के विषय में ही ज्यादा अध्ययन किया जाता था। एक दो रासायनिक गुणों का अध्ययन जो किया भी जाता था वो भी रिलेटेड समझ लीजिए भौतिक गुणों से ही रहते थे। तो इसलिए डाल्टन ने उसमें ये थ्योरी जो दी है वो थ्योरी ये थी कि इनका परमाणु भार जो है इनके गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इनके गुणों में तो किस गुण का अध्ययन पहले किया जाता था, तो इसलिए बोल दिया कि परमाणु भार को। बाद में और खोज हुआ तो बताया मूल लक्षण किसके अनुसार होता है, परमाणु भार के अनुसार होता है ना। जब इसको पूर्णतः तोड़ मरोड़ के पढ़ा गया तो ये बताया गया कि भौतिक गुण जो लक्षण प्रदर्शित करेगा वो इसका परमाणु भार। परमाणु भार से ही पता चलेगा वो कितना वजन होगा, मतलब क्या कहते हैं सॉलिड लिक्विड गैस किसमें होगा, ये सारी चीजें परमाणु भार ही। और उसकी आंतरिक क्रिया क्या होगी ये डिपेंड किस पे करता है, मतलब परमाणु क्रमांक पे। तो रासायनिक गुण वाले लक्षण को कौन प्रदर्शित करेगा, परमाणु क्रमांक। भौतिक गुण वाले लक्षण को कौन प्रदर्शित करेगा, तो आधुनिक परमाणुवाद में आप लिखेंगे क्या कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है, ना कि परमाणु भार। क्लियर। चलिए अगला क्या नियम था, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करता है, उनके संयोजन से जो हाँ लघु पूर्णांकों के भिन्न भिन्न तत्व लघु पूर्णांक लघु का मतलब बताया था आप लोगों को इकाई के अंक वाले। जैसे H2O हो गया, H का कितना 2 और O का कितना है 1, 2:1, ये लघु पूर्णांक है ना। H2SO4 की बात करें तो 2 सल्फर 1 है, 4 है तो 2 1 4 ये लघु पूर्णांक है। तो उसने कहा कि भिन्न भिन्न तत्व लघु पूर्णांकों के अनुपात में जोड़ करके क्या बनाते हैं, यौगिक परमाणु होगा, यौगिक परमाणु बनाते हैं, परमाणु, ठीक है, बनाते हैं। बाद में आधुनिक परमाणुवाद में ये बोला गया कि भिन्न भिन्न तत्व ये आवश्यक नहीं है कि लघु पूर्णांक में जुड़े, वो जटिल संरचना में भी जुड़ सकते हैं। जैसे चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 O11
12:22:11 जो कि लघु पूर्णांक नहीं है, है ना। बाद में जब और यौगिकों की खोज हुई तो ये बताया गया कि तत्व केवल लघु पूर्णांकों के अनुपात में नहीं जुड़ते हैं, वो जटिल अनुपात में भी जुड़ते हैं और जुड़ करके यौगिक परमाणु नहीं क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। यौगिक का क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। यौगिक परमाणु नहीं क्या बनाएंगे, यौगिक अणु बनाएंगे। क्लियर। तो ये नियम भी उन्होंने जो कहा उसको समझा आपने कि तत्व जो है लघु पूर्णांक, क्योंकि उस समय बहुत छोटे छोटे तत्व ही थे। कार्बनिक यौगिक तो बहुत समय बाद आया है, 20वीं सदी में कार्बनिक यौगिक का ज्यादा प्रचलन शुरू हो गया है ना। नहीं, उसके पहले तो कहाँ पहला कार्बनिक यौगिक कौन बनाया गया था, प्रयोगशाला में यूरिया। तो वो होलर ने बनाया था, तो 20वीं सदी में बनाया ना। तो उसके पहले थे ये डाल्टन, 19वीं सदी के थे ये। डाल्टन में बहुत बाद आए हैं होलर। तो कार्बनिक यौगिकों में बहुत सारे यौगिक हैं जिनमें उनकी जटिल संरचना होती है ना। समझ रहे हैं। फ्रुक्टो क्या कहते हैं आपका, ये सुक्रोज हो गया, लैक्टोज और भी है, मैनोज है, बहुत सारे हैं, तो उनकी जटिल संरचना होती है। मतलब उसमें तत्व लघु पूर्णांक के अनुपात में नहीं जुड़ते हैं, ठीक ना। और एक है जटिल में भी जुड़ सकते हैं। तो इनका ये खंडन हो गया कि लघु पूर्णांक में नहीं जुड़ेंगे केवल। दूसरा इन्होंने बताया कि जुड़ने के बाद जो बनता है उसे यौगिक परमाणु कहते हैं, और अब क्या है, वो अणु है, ठीक ना। जो बनते हैं वो यौगिक किसके रूप में होते हैं, अणु के रूप में होते हैं, यौगिक अणु कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका भी खंडन लिख लेंगे। हमने बोला कि आधुनिक परमाणुवाद भी लिखना है, तो जो ये लिखा है उसी का उल्टा लिखते जाना है। तो डाल्टन परमाणुवाद के अनुसार तत्व जो होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व सरल अनुपात में, या फिर क्या लिखा है, लघु पूर्णांकों के अनुपात में जुड़े होते हैं, जबकि आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं वो जटिल संख्या मतलब जटिल अनुपात में भी जुड़े हो सकते हैं, और इनके जुड़ने से यौगिक परमाणु नहीं बल्कि अणु बनता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ये इन्होंने बताया था, इन्होंने ये बताया था कि परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट, क्योंकि ये जो इन्होंने संरचना दी थी वो केवल व केवल रासायनिक अभिक्रियाओं पर दी थी। जैसे हमने ले लिया NaCl और प्लस HCl, ठीक है, सॉरी NaOH और HCl, ये रिएक्शन बनाया है NaCl और प्लस H2O। इधर Na1 2H 2H, एक Cl एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो इसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते ना ही नष्ट किए जा सकते, बस एक दूसरे में ट्रांसफर करके दूसरे यौगिक बन जाते हैं। ये रासायनिक प्रक्रिया उस समय पता थी, लेकिन बाद में जब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की खोज हुई है ना, तो सभी को अपने अस्तित्व पे ही जो है शंका होने लगी। अब कैसे, बहुत ध्यान से समझेंगे। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है, बताए थे, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो बड़ा कोई परमाणु होगा, जब उसको विखंडन किया जाएगा तो ये दो छोटे छोटे परमाणु में टूट जाएगा। यानी नाभिकीय विखंडन से तत्वों को नष्ट किया जा सकता है, विखंडन से इसको नष्ट किया जा सकता है। और उसके बाद हम नाभिकीय संलयन ले लें, 1H1 + 1H1 ऐसे जोड़ते जाते हैं तो ये 2He4 बनता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके 2He4 बना दे, इसे हम संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन से नए तत्व उत्पन्न भी किए जा सकते हैं, है ना। नाभिकीय विखंडन से परमाणु नष्ट भी किए जा सकते हैं और नाभिकीय संलयन से नए परमाणु उत्पन्न भी किए जा सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो पहला तत्व आया, देखिए तत्व बनते कैसे, आपने तत्व मतलब हम परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है, परमाणु की बात कर रहे हैं, वही तत्व समझ लीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए जो यहाँ पे कणों का उत्सर्जन हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया और ये प्रोटॉन क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये न्यूट्रॉन आपका हो गया, ठीक है। जब भी जुड़ने का हुआ तो पहले जो है प्लस और माइनस ही एक दूसरे से जुड़ेंगे, प्लस प्लस से नहीं जुड़ेंगे, माइनस माइनस से नहीं। एक ऋणात्मक कण और एक प्लस धनात्मक कण उत्पन्न हुआ, ठीक ना, और इनके जुड़ने से एक पहला तत्व बना था
एक प्रोटॉन था उसमें और उसके बाहर एक कोष में क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और उस पहले तत्व का नाम क्या था, हाइड्रोजन था। समझे ना, कोई दिक्कत? अब फिर उसके बाद ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये न्यूट्रॉन इनके नाभिक में, नाभिक का जो मुख्य भाग डिपेंड करता है, मुख्य गुण डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन इसमें भरना शुरू हुए, है ना। पहला एक तत्व तो है हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, समझे ना। अब इसमें जो है न्यूट्रॉन भरना शुरू हुए। कहाँ पे भरे जाएंगे, वो नाभिक में न्यूट्रॉन भरते जाएंगे। एक न्यूट्रॉन भरा, दो न्यूट्रॉन भरा, तीन न्यूट्रॉन भरा। इसकी भी एक क्षमता होगी, जो नाभिक होता है रबड़ होता है। क्या होता है, रबड़। तो रबड़ को हम ऐसे खींचे जाएंगे, फैलता जाएगा, लेकिन एक सीमा तक तो ही फैलेगा, नहीं उसके बाद क्या हो जाएगा। तो अब इसमें न्यूट्रॉन भरना शुरू हो गए, ठीक है, न्यूट्रॉन भरना शुरू हो गए और इसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई, समझे ना। ये भारी होता गया, एक समय सीमा आएगा कि फिर इसमें और न्यूट्रॉन भरे नहीं जा सकते। तो इसके आकार को, यानी तो हमें और बड़ा रबड़ लेना पड़ेगा, तब इसके लिए फिर और एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये थोड़ा और आकार इसका क्या हो गया, बढ़ेगा, समझे ना। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए और इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते गए और दूसरे तत्वों की उत्पत्ति होती गई। तो पहला तत्व जो बना वो आपका क्या बना, 1H1। फिर इन्हीं तत्वों से सारे तत्वों की क्या होती गई, उत्पत्ति। दूसरा तत्व आपका बना 1H2 से, जब 1H1 से जुड़ा हुआ, ये बना आपका 1H2 और प्लस 1 बीटा 0, ये निकल गया आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब ये जब हम संरचना पढ़ाएंगे तो वहां पे सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 1H2 में फिर से 1H1 जुड़ा, तो ये बनाया आपका 2He3 बना लिया। 2H3 प्लस यहाँ 0 क्या कहते हैं, ये गामा 0 निकलता है, समझे। फिर यहाँ पे ये 2He3 फिर से जब 1H3 से जुड़ता है, 1H1 से जुड़ता है, ये बनाता है कितना, 2He4, समझे ना। 2He4 और प्लस 1 बीटा 0 या जो भी कुछ है ऐसे बनाता है। अब देखो हाइड्रोजन जुड़ते हुए क्या बना दिया, हीलियम। फिर ऐसे हीलियम में जब आपका जो है फिर से कौन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये आपका तीसरे नंबर का यानी कि लिथियम बनाएगा। फिर उसमें हाइड्रोजन जुड़ा, तो ऐसे ऐसे, यानी कि यही जो हाइड्रोजन परमाणु है, इन्हीं के जुड़ने से, अलग अलग तरीके से जुड़ने से दूसरे स्थायी तत्वों की उत्पत्ति हुई है। तो सभी का पिता कौन सा है, हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में पहला तत्व आने वाला आपका हाइड्रोजन है, इसी से अन्य तत्वों का निर्माण हुआ, समझे ना। क्यों, अब वही तो उसका बताया नहीं था, क्या नाम है उसका, जिसके नाम पर इनका क्या किया गया था, नामकरण किया गया था, क्या नाम था उनका, लेवोसियर करके, क्या नाम बोले थे, लेवोसियर करके है ना एक, तो लेवासियर या कुछ भी है, जो भी है, उन्हीं के नाम के आधार पर, जो उन्हीं के आधार पर तो जो है ये रखा गया कि रासायन विज्ञान के जनक वही है, समझे ना। तो ये तो हो गया। तो डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हो, नहीं, लेकिन आधुनिक में क्या बताओगे कि नाभिकीय विखंडन से परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है और नाभिकीय संलयन से परमाणुओं की उत्पत्ति भी की जा सकती है, ठीक ना। क्योंकि उनके समय में नाभिकीय विखंडन क्रिया और नाभिकीय संलयन क्रिया नहीं पता थी, साधारण रासायनिक क्रिया थी, तो उसी को देख के वो बताया कि परमाणु उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा रहा है, केवल एक दूसरे में परिवर्तित हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है ना। लेकिन बाद में जब विखंडन और संलयन क्रिया खोज हुई, तो वहां से पता चला कि जो तत्व है, परमाणु है, उनको नष्ट भी कर सकते हो, उत्पत्ति भी कर सकते हो। तो सारे समझ में आ गए, तो लिख भी लेंगे। हाँ, तो ये लास्ट वाला क्या था, अभी आपने क्या बताया था, परमाणु ना तो उत्पन्न किए जाएंगे, तो इसका आप क्या लिखोगे, नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु को नष्ट किया जा सकता है तथा नए परमाणु की उत्पत्ति की जा सकती है। कर लेंगे, सारे का पता भी चल गया। पुराना परमाणुवाद क्या था और आधुनिक परमाणुवाद। अब यही जो आधुनिक परमाणुवाद है, इसी को थोड़ा थोड़ा करके विस्तृत रूप से हम लोगों को पढ़ते रहना है, समझे ना। तो ये बस खत्म हो गया डाल्टन के परमाणुवाद। अच्छा, अणुभार परमाणुभार निकालना तो हम बता दिए हैं, अणुभार निकालना बता दिए हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों जी। तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, चलिए हम लोग जो है कुछ और नियम पढ़ लेते हैं रसायन के मूल सिद्धांतों में। गैलुसैक का नियम, हेडिंग डालिए, गैलुसैक का नियम, गैलुसैक का नियम, गैलुसाक जो भी बोल लीजिए, ठीक है।
गैलुसैज। देखिए एक मिनट रुक जाइए, टाइम भी होने वाला होगा। हाँ